हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पैरा मेडिकल एग्ज़ाम के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सामान्य विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, तो वही सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बार रिवीजन करने वाले हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि ताप का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहता है केल्विन होगा या फिर एम्पियर होगा या फिर कैंडेला होगा या फिर कैलोरी होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि केल्विन होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से समूह की सभी राशियां सदिश है, यानी कि हमको इसका वेक्टर क्वांटिटीज पूछता है। आप यहाँ पर ध्यान रखें, सदिश राशि का इंग्लिश भी कहे कि हो सकता है कि आपसे सदिश राशि का इंग्लिश भी कहीं कहीं पूछ लिया जाए। तो सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं। ठीक है, और अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज भी हम लोग कहते हैं। अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज भी कहते हैं और सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, और सदिश राशि हमको इसका आंसर ढूंढना है, तो आंसर ढूंढने के लिए हम लोग एक ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है उसको देखिए। ट्रिक कहता है विस्थापेबत्व। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है? विस्थापेबत्व। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है? विस्थापेबत्व। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वी से हो जाता है विस्थापन। ठीक है, विस्था से विस्थापन, वे से वेग हो गया, वेग संवेग आवेग यही हो गया ना। ब से क्या हो जाता है? बल हो जाता है। त्व से क्या हो जाता है? त्वरण। तो आप इस प्रकार से इस ट्रिक का प्रयोग करके यहाँ पर सदिश राशि के ऑप्शन कौन कौन से हैं आप इसके माध्यम से खोज सकते हैं। तो देखिए, मेरा यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन सदिश में बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कैसे? यहाँ पर देखिए, संवेग, वेग में आ जाता है संवेग आवेग। त्वरण से देखिए, त्व से हो गया त्वरण, अब ब से हो जाता है बल। इस प्रकार यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन इसमें मिलता है, तीनों चीज़ इसमें मिलता है। इसीलिए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला अपना प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश है। इससे पहले मैंने आपको सदिश राशि बतलाया है, अभी मैं आपको अदिश राशि बतलाने वाला हूं। तो देखिए, अदिश को का इसका इंग्लिश क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्पेलिंग इसका जो भी हो आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन इसका हम लोग क्या जानते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ए में देखिए क्या है? समय है, चाल है और द्रव्यमान है। ठीक है, अगले को देखिए। अगला अपना कहता है दाब ताप ऊर्जा। तीसरा देखिए आयतन घनत्व एवं कार्य। ठीक है, क्या है? आयतन घनत्व एवं कार्य है, यानी कि इसमें भी विस्थापेबत्व मेरा फॉर्मूला लागू नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में भी विस्थापेबत्व का फॉर्मूला लागू नहीं होता है और ए में भी मेरा विस्थापेबत्व का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इस प्रकार से आप इस तीनों ऑप्शन को सही मान करके ऑप्शन नंबर डी को आप इसमें सही कर सकते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 9.46 गुने 10⁻15 क्या होता है? 15 मीटर होता है। एवं नहीं, देखिए
9.46 गुने 10⁻15 मीटर भी होता है और 12 किलोमीटर भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर बी भी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि जड़त्व का गुण है। ठीक है, जड़त्व किसका गुण है? तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है जड़त्व का, I बराबर एम आर होता है। क्या होता है? जड़त्व इनर्टिया, यानी कि I बराबर एम आर, यानी कि द्रव्यमान अगुना क्या होता है? इसका त्रिज्या होता है। तो निश्चित रूप से अगर द्रव्यमान आया है तो किसी न किसी वस्तु के बारे में ही जड़त्व का कुछ गुण प्रदर्शित करेगा। तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन को पढ़िए। कहता है प्रत्येक वस्तु में होता है, निश्चित रूप से होता है पहला। और किसी वस्तु में, किसी वस्तु में होता है? नहीं, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता ही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान होता है। जड़त्व मतलब सीधा आपको समझना है कि कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान होगा ही। कहता है किसी वस्तु में नहीं होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। कहता है केवल गतिशील वस्तु में होगा, एकदम गलत बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य हो गया, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है? सारा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल होता है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, इन सभी का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल ही इसका होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केल्विन हम लोग तापमान में इसका प्रयोग करते हैं, हॉर्स पावर हम लोग शक्ति मापने में प्रयोग करते हैं, कैलोरी हम लोग भोजन की ऊर्जा मापने में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है उसको ढूंढ लेते हैं। देखिए, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? मोबाइल आपका। इसमें कहता है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, निश्चित रूप से करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है, निश्चित करता है अपना हॉर्न। ठीक है, अगले प्रश्न को, अगले देखिए ऑप्शन। अगला ऑप्शन कहता है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, एकदम करता है। डायनमो आप नहीं जानते हैं तो आप सीधा ध्यान रखिए, जनरेटर जो कि अपना शादी विवाह में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनमो। अगला है सितार, सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह बात बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। सितार क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से, सितार क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 746 वाट के बराबर होता है। अश्व शक्ति यानी कि HP। ठीक है, एक HP बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, एक HP बराबर 746 वाट होता है। इंग्लिश में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में आपको एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि न्यूटन के किस गति से, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय नियम से न्यूटन के बल के व्यंजक प्राप्त होता है। और प्रथम नियम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? बल की परिभाषा प्राप्त करते हैं। तीसरा नियम से हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हम लोग तीसरा नियम को ही कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटता है। आपको अगर याद नहीं रहता है तो सीधा आप ध्यान रखिए कि हम जब छत पर होते हैं तो थोड़ा अपना वजन कुछ कम महसूस करते हैं। छत से अगर हम दूसरे महल पर चल जाते हैं वहाँ भी थोड़ा हमको आसान बुझाता है। इसी प्रकार से आप जितना ऊपर जाते रहिएगा ना उतना ज़्यादा आपका द्रव्यमान में कमी आएगा। तो निश्चित है कि आप ऊपर उड़ने में ज़्यादा आपको सहूलियत बुझाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दबाव क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? अब देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि देखिए उससे हवा एक रत्ती भी बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि जितना भी हवा है, जितना भी गर्म हवा है, सब उसी के अंदर ही अपना इधर उधर घूमते रहता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि उसके अंदर दाब बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर क्या होता है? क्वथनांक भी उसका बढ़ जाता है। यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पका पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न अपना कहता है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए पलायन वेग आया, तो पलायन वेग अगर आपसे परिभाषा अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या बोलना है कि वैसा वेग कि मतलब किसी भी वस्तु को अगर अंतरिक्ष की ओर अगर फेंका जाए तो वह वस्तु लौटकर पुनः पृथ्वी पर नहीं आए, ऐसे वेग को ही हम लोग पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी पर से किसी वस्तु को फेंकने के लिए उसका मान कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। हालांकि ऐसा वेग हम लोग जनरेट नहीं कर पाते हैं, यह एक काल्पनिक मान अपना दे दिया गया है। ठीक है, और चंद्रमा के लिए अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलना है आपको? 3.5 के आसपास उसका हो जाता है। सूर्य के लिए अगर पूछ लिया जाए तो 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है। यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर सेकेंड ही इसका मात्रक दिया गया है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा क्या कि किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड इसका मान नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर उलझाएगा सवाल तो आप एकदम नहीं उलझिएगा। हर हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर कुछ अलग अलग दिया गया है ना, लेकिन अगर आप ऑप्शन आपको सेम दे दिया जाएगा तो वहाँ पर आप फंस जाइएगा। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड अगर आपको याद रहेगा तो आप फंसिएगा एकदम नहीं। उसके बाद देखिए आपसे पलायन वेग में पूछ लिया जाएगा कि बताइए 10 केजी का वस्तु है, उसको कितना के वेग से फेंकेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है, क्योंकि पलायन वेग में द्रव्यमान का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल उसका क्या होगा? ठीक है, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि आवर्तकाल यानी कि टाइम पूछता है, तो टाइम यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका 2 पाई क्या हो जाता है? 2 पाई ना, क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट L/G होता है। क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी देखिए द्रव्यमान m कहीं लिखल है? नहीं लिखल है, यानी कि क्या हो जाएगा कि उसकी चर्चा ही इसमें नहीं होता है। मतलब क्या हो जाएगा? जो जैसे है जितना लड़की, मतलब 1 लड़की बैठे, 2 लड़की बैठे, 10 लड़की बैठे, 100 बैठे, 1000 बैठे, आवर्तकाल पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
यानी कि आप इसका आंसर क्या दे दीजिएगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कैसे होता है, तो आप इस फॉर्मूला को लिख करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, बस वही फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं हम लोग। टी बराबर 2 पाई √L/G होता है। अब देखिए L/G होता है, L अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो क्या होता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। और G का मान बढ़ाइएगा यानी गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ाइएगा तो अपना क्या हो जाएगा, अगर G बढ़ाइएगा तो T घट जाता है, और L बढ़ाइएगा तो T का मान, अगर L बढ़ाइएगा तो T भी बढ़ जाता है। यानी कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात लोलक जल्दी जल्दी इधर उधर मूव करते रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि ध्वनि तरंग है, क्या होता है, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है यह क्वेश्चन कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि इस तरीके से चलते रहता है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब आगे पीछे पूछेगा कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि एक आगे पीछे चलने वाला एक यह तरंग है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलता है, तो यह ऊपर नीचे करते हुए चलता है। ठीक है, आपसे सवाल इसी तरह से पूछ सकता है कि प्रकाश जो तरंग है वह किस तरीके से चलता है, तो ऊपर नीचे करते हुए चलता है, और ध्वनि आगे पीछे करते हुए यह चलने वाला तरंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो अनुप्रस्थ मतलब प्रकाश होता है। प्रकाश देखिए ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस में भी होता है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक ना, अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो यह भी अपना क्या होता है कि तीनों माध्यमों में ही उत्पन्न किया जा सकता है। हालांकि वहाँ पर अलग अलग माध्यम में अलग अलग उसकी चाल की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कहिएगा तो इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और हम लोग आवृत्ति निकालते कैसे हैं, मतलब टोटल चक्कर, ठीक है ना, टोटल चक्कर को हम लोग समय से भाग दे देते हैं, यानी 1 सेकेंड से। ठीक ना, 1 सेकेंड से हम लोग भाग दे देते हैं। इस तरीके से हम लोग आवृत्ति निकालते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ट्ज हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि ध्वनि तरंग का वेग अधिक होता है किस में। तो ध्वनि तरंग का वेग अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। उसके बाद ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि क्या होता है कि निर्वात में गमन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि ठोस में गमन कर सकता है, गैस में कर सकता है, और द्रव में कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। और ठोस भी दिया रहेगा और इस्पात भी अगर दिया रहे तो आप यहाँ पर इस्पात भी आंसर टिक करिएगा। लेकिन यहाँ पर इस्पात नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ठोस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न अपना कहता है कि पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर है। तो देखिए
पराश्रव्य तरंगे यहाँ पर चर्चा हो गया। तो इस रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्या? एक पराश्रव्य ध्यान रखना है, एक श्रव्य ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक आपको श्रव्य ध्यान रखना है, ठीक है, एक आपको अनुश्रव्य ध्यान रखना है, ठीक ना, एक आपको अनुश्रव्य ध्यान रखना है। अब देखिए श्रव्य क्या होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के लिए क्या होता है, श्रव्य होता है। अनुश्रव्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम को हम लोग अनुश्रव्य कहते हैं। और प्राश्रव्य क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और प्राश्रव्य ध्वनि को क्या होता है कि चमगादड़ जैसे प्राणी इसको मतलब उत्पन्न करता है, ठीक है। प्राश्रव्य तरंग मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ श्रव्य तरंग ही सुन सकता है। कुत्ता और बिल्ली अनुश्रव्य तरंग सुन सकता है। इसीलिए जब भूकंप की घटना घटने वाली होती है तो कुत्ते बिल्ली में हलचल तेज हो जाता है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली अनुश्रव्य तरंग सुनते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को ही हम लोग पराश्रव्य तरंग के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल बताइए। तो आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं सी, और अगर ऑप्शन अगर ये दिया रहेगा तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपको ध्यान रखना है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या ध्यान रखना है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ध्यान रखना है। अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसको टिक करिएगा, नहीं तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होता है। हालांकि आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करके आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि वही प्रश्न देखिए एक बार रिपीट हो गया है। प्रश्न अगले देखिए, कहता है कि प्रश्न है यहाँ पर स्त्रियों की ध्वनि, ठीक ना, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों? क्योंकि उच्च आवृत्ति एवं उच्च तारत्व के कारण, ठीक ना, उच्च आवृत्ति एवं उच्च तारत्व के कारण स्त्री एवं बच्चों की आवाज़ बहुत ही सुरीली यानी कि पतली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, उच्च तारत्व भी होगा और उच्च आवृत्ति भी होगा। तो देखिए तारत्व कम है, एकदम नहीं होगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना कहता है कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर अपना कहता है उच्च तारत्व एवं उच्च आवृत्ति की यहाँ पर चर्चा हो रहा है। मतलब उच्च तारत्व एवं उच्च आवृत्ति के कारण ही स्त्री एवं बच्चों की आवाज़ क्या होता है, बहुत ही हमको अच्छा लगता है। यानी कि तारत्व कम है तो एकदम नहीं होना है। कहता है कि तीव्रता अधिक है स्त्रियों की, होता तीव्रता यहाँ पर नहीं होता है, ठीक ना, और तीव्रता कम है, एकदम नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उच्च तारत्व एवं उच्च आवृत्ति के कारण यहाँ पर तीव्रता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 मीटर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन ही है, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता अधिक होती है। तो क्या आप कहिएगा, गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। और इसके लिए एक ट्रिक्स होता है, क्या चीज़, गा ए पदरी, क्या, गा ए पदरी आसुरेदी, क्या होता है, आसुरेदी, ठीक है। गामा किरण
ए मतलब एक्स किरण, प से क्या हो जाएगा दृश्य किरण, पश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, दीर्घ किरण। तो यह सभी क्या हो जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और इधर से इधर जाने पर हम लोग क्या करते हैं कि भेदन क्षमता घटते जाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो इधर से इधर जब देखिए भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है किसका, गामा किरणों का। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आवृत्ति बताइए सबसे अधिक होगा, तो इधर से इधर जाने पर हम लोग तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाता है। पूछेगा बताइए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होगा, तो क्या बोलना है दीर्घ तरंग का होता है। मतलब कि मतलब भेदन क्षमता के अगर बारे में पूछा जाएगा तो सबसे अधिक क्या होता है गामा किरणों का होता है। बाद में कि जो भी पूछेगा सबसे अधिक में आपको क्या बोलना है दीर्घ तरंग ही बोलना है। अगर दीर्घ नहीं रहे तो इससे पहले वाला बोलिएगा, ये नहीं रहे तो इससे पहले वाला बोलिएगा। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक का प्रयोग करके इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हैं और आपका आंसर निश्चित रूप से सही होने का ज़्यादा उम्मीद रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस दोनों समान होता है। यह ऐसा क्वेश्चन है कि आप एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो आप इसको निश्चित रूप से याद रखें, -40 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसमें पॉजिटिव की बात कहीं पर भी नहीं करिएगा, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पिछले सवाल में ही मैंने आपको बतलाया है कि कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, इस सभी का मात्रक क्या हो जाता है जूल ही होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक बार ज़रूर देख लेना है। और इस तरीके से आप अपने तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके माध्यम से हम अपने एग्ज़ाम में जो हम अपना टारगेट रखे हुए हैं एक सीट प्राप्त करना है, आप प्राप्त निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।